हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, अपने घर पर सेफ़ और सिक्योर होंगे। तो जैसा सभी को पता ही है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है और अब हमारी ऑफलाइन का क्लासेज कुछ दिनों के लिए पॉसिबल नहीं रह गई है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए हम कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में आपके लिए लॉकडाउन स्टडी प्लान अरेंज किया गया है। उसमें हमारा जो पहला मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो यूनिट 3 है, उसका असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, उससे रिगार्डिंग ये कुछ इन्फॉर्मेशन और उसका एक चैप्टर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा ऑलरेडी आपको पता ही है, लॉकडाउन में हमारी सारी क्लासेस डिस्टर्ब हो ही चुकी है। तो जो हमारा स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, उसी को दूर करने के लिए ये क्लासेस ऑनलाइन अरेंज की गई है। या इसके अलावा भी जो भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो उनको डेली बेसिस पर नोट करें अपनी नोटबुक्स में और उन सबको पढ़े, अपने टाइम को यूटिलाइज़ अच्छे से करें। अदरवाइज़ जब भी लॉकडाउन हमारा ओपन होगा या लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा हमारे प्रैक्टिकल वर्क और थ्योरी क्लासेस रिलेटेड। तो उस प्रॉब्लम हौच पौच कंडीशन से बचने के लिए हमें ये लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनके नोट्स बना लेने हैं और इनको रिवाइज करते रहना है। इससे रिगार्डिंग और भी जो भी दूसरे आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम आपको डेली जब भी आप फ्री होते हैं तो कुछ टाइम निकाल के आपको ये काम कर देना है। तो शुरू करते हैं हमारा यूनिट 3 का जो चैप्टर है, साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, उसके रिगार्डिंग। यूनिट 3 है हमारे असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस के, जो उसका मेन हेडिंग है यूनिट 3 का, असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस, उससे रिलेटेड है ये। तो बेसिकली हम सभी को पता ही है असेसमेंट क्या होता है। और जब हम नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग खुद इटसेल्फ इंटरेक्टिव, सिस्टमेटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। जब हम नर्सिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हम नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट हम असेस करते हैं नर्सिंग नीड्स को। हम उन्हीं नर्सिंग नीड्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं नर्सिंग केयर की, और हम कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस नर्सिंग केयर को, और देन हम उसको इवोल्यूएट करते हैं। तो जब हम ये सारा प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस के बाद में हम वो मैक्सिमम लेवल ऑफ वेलनेस अचीव करते हैं थ्रू द असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। तो फर्स्ट वी बेसिकली नीड, या फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है असेसमेंट। तो असेसमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिलेटेड टू जनरल मेडिकल कंडीशंस एज वेल एज सेम लाइक इन आवर साइकेट्रिक कंडीशंस। तो असेसमेंट में होता क्या है? तो असेसमेंट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट एंड हिज फैमिली एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नर्सिंग नीड्स। बेसिकली हमें ये पता ही है कि असेसमेंट में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं उन नर्सिंग नीड्स का जो हमें नर्सिंग केयर के थ्रू हमें प्रोवाइड करवानी है। तो असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो डेटा कलेक्ट करते हैं या तो डायरेक्टली फ्रॉम पेशेंट और हिज फैमिली। So the data can be collected from the primary source, that is from the patient or his close family members। अब जो डेटा है वो सभी को पता ही है कि जो असेसमेंट में हम डेटा गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं वो दो फॉर्म में होता है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स अगर हम डायरेक्टली पेशेंट से लेते हैं या उसकी बहुत क्लोज फैमिली रिलेटिव है, मदर, फादर, चिल्ड्रन, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उससे लेते हैं, तो वो प्राइमरी सोर्स होता है। अदर देन इनके कोई ऐसी सोर्स है जिस इनके अलावा कोई सोर्स है तो हम उसको सेकेंडरी सोर्स में काउंट करते हैं। लाइक पेशेंट्स का खुद का केस रिकॉर्ड है जो हॉस्पिटल से हमें मिल सकता है। इसके अलावा नर्सिंग नोट्स हैं, या ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल्स के जो हेल्थ टीम मेंबर्स है उसके थ्रू हमें जो भी चीज़ें मिली हुई थी, उनके नोट्स जिसके थ्रू हैं। तो बेसिकली असेसमेंट में हम यही चीज़ें करते हैं जो हम नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस में ये करते हैं, और इसमें कुछ डिफरेंट भी नहीं है। बट हमें ध्यान रहना चाहिए कि असेसमेंट है क्या,
तो असेसमेंट एक तरह का सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब बात आती है कि व्हाट इज़ असेसमेंट, तो असेसमेंट को ध्यान में रखना है कि असेसमेंट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पेशेंट। अब जब बात आती है डेटा की, तो डेटा कैन बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आप सभी को पता ही है कि सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होता है। तो जब सब्जेक्टिव डेटा की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है, तो सब्जेक्टिव डेटा इंक्लूड इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट और हिज रिलेटिव। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन या वो फैक्ट्स जो कौन फील कर रहा है या कौन एक्सप्रेस कर रहा है, खुद पेशेंट, ठीक है। और जब साइकेट्रिक में बात कर जाती है तो कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसके अंदर कुछ चीज़ें रिलेटिव्स भी बोलते हैं, वो भी हम कुछ सब्जेक्टिव डेटा के अंदर रखते हैं। फॉर एन एग्जांपल लाइक बॉडी एक है, हेड एक है, मतलब पेन जो हो रहा है वो। इसके अलावा फियर, इमोशंस, ठीक है ना, जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें हम सब्जेक्टिव डेटा में रखते हैं। और अब ऑब्जेक्टिव डेटा की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव डेटा जो इन सब को छोड़ दे और इनके अलावा जितना भी जो भी चीज़ें डेटा में आती है लाइक बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बिहेवियर, जो ऑब्जर्वेबल है और मेजरेबल डेटा है, वो हम किस में रखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डेटा में रखते हैं। तो व्हाट इज असेसमेंट, तो assessment is a systematic and continuous collection of data and it can be subjective or objective. Subjective means expressed by the patient or relative and objective is observable and measurable. Then बात करते हैं कि assessment हम किस तरह से कर सकते हैं। तो टेक्निक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग असेसमेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी यूनिट का कि हम कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिसके थ्रू हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टेक्निक है या फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं वो है साइकेट्रिक हिस्ट्री, साइकेट्रिक नर्सिंग हिस्ट्री। और ये साइकेट्रिक नर्सिंग हिस्ट्री है वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये हिस्ट्री हम पहले से, इस तरह की हिस्ट्री या नर्सिंग हिस्ट्री जो हम पहले से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर हमने ऑलरेडी जो असाइनमेंट्स बनाए हैं या हमने जो हॉस्पिटल ड्यूटी करी है उसके दौरान हमने नॉर्मल नर्सिंग, मेडिकल या जनरल नर्सिंग हिस्ट्री हमने कलेक्ट करना सीख चुके हैं। थोड़े बहुत चेंजेज है जो इसमें अपन डिस्कस करेंगे, बट इन साइकेट्रिक नर्सिंग हिस्ट्री बहुत ही वाइटल एस्पेक्ट होता है इन असेसमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस। दूसरा जो वाइटल कंपोनेंट होता है वो होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करते हैं थ्रू द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। एक होता है जो मेजर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, दूसरा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट रहता है वो रहता है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। और ये सबको पता ही है कौन कौन सी मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस होती है, लाइक ब्लड रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एक्सरे करते हैं, ठीक है ना वो। इसके अलावा न्यूरो इमेजिंग CT स्कैन है, MRI टेक्निक्स हैं, वो सारी। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है ना, IQ टेस्ट है, वो। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम चेक करने के लिए करते हैं, असेस करने के लिए करते हैं पर्सन का मेंटल हेल्थ स्टेटस। हम इन तीनों के थ्रू एक ही चीज़ असेस करते हैं, वो होता है पर्सन का मेंटल स्टेटस क्या है, कैसा था और हम आगे कैसा फ्यूचर में हम उसको ले जाएंगे, ठीक है ना, आफ्टर नर्सिंग प्रोसेस या आफ्टर गिविंग केयर। तो उस चीज़ को हम देखते हैं इन 3 प्रोसेस से। तो पहला एलिमेंट है साइकेट्रिक नर्सिंग हिस्ट्री, सेकंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, थर्ड मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब जो पहला हमारा वाइटल कंपोनेंट है असेसमेंट का वो है साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन। और इस साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन का एग्जामिनेशन रोल बहुत ही ज़्यादा है। सो इस चैप्टर में हम इसके बारे में हम साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव और पर्पज, और उसके बाद में साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है वो देखेंगे। तो बात करते हैं कि साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन या साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग होता क्या है। तो बेसिकली हिस्ट्री मीन्स इंक्वायरी और द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू हम जो भी नॉलेज एक्वायर करते हैं वो हिस्ट्री होता है। बट इन नर्सिंग हिस्ट्री मीन्स द स्टोरी ऑफ पेशेंट विच माइट बी कलेक्टेड फ्रॉम केयर गिवर, फैमिली मेम्बर्स एंड इन्फॉर्मेंट। ये जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है, जो सेकेंड पॉइंट के अंदर लिखी हुई है। इन साइकेट्रिक हिस्ट्री मीन्स द स्टोरी ऑफ पेशेंट विच माइट बी
कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट, केयर गिवर, फैमिली मेम्बर्स एंड इन्फॉर्मेंट। मतलब एक पेशेंट की स्टोरी या पेशेंट का जो भी पुराना या जो बैकग्राउंड में जो भी हिस्ट्री रहा है, बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें रही है, वो हमें कलेक्ट करनी है थ्रू द पेशेंट्स, केयर गिवर, फैमिली मेम्बर्स, या उनके अलावा भी कोई ऐसा कोई है जो उस पेशेंट्स के बारे में, उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे उससे ज़्यादा जानता है, या मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसके कोई फैमिली मेम्बर ही नहीं है या वो उनसे अलग रहता है, तो जो इन्फॉर्मेंट होगा वो पर्सन होता है। इसके अलावा एक वर्ड है कोलेटरल हिस्ट्री। कोलेटरल हिस्ट्री वो होती है कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स हु माइट नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। कुछ ऐसे हिस्ट्री जो हमें फैमिली रिलेटिव से न लेके हम उनके जो पेशेंट है उनके फ्रेंड से या कोई दूसरे ऐसे स्ट्रेंजर्स लोग हैं जो उनको नहीं जानते हैं, या जैसे पुलिस है, ठीक है ना, उनसे हम कलेक्ट करते हैं जो पेशेंट्स की पर्सनैलिटी को, उसके बिहेवियर को कहीं न कभी ऑब्जर्व कर चुके हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं। और ये हमारा एक वाइटल पार्ट बन जाता है जब हम पेशेंट्स के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं, पेशेंट्स के कंडीशंस को अच्छे से समझ सके, पेशेंट्स के बिहेवियर या प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी को, या कह सकते हैं कि जो उसकी आज जो कंडीशंस हैं जो मेंटल स्टेटस को कम कर रही है या उसके मेंटल स्टेटस को बिगाड़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए। देन हम बात करते हैं पर्पस। हम साइकेट्रिक हिस्ट्री क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो साइकेट्रिक हिस्ट्री लेने का, या जनरली हम जानते हैं कि हम पेशेंट की हिस्ट्री क्यों लेते हैं, ताकि हमें उस पेशेंट्स की बिहेवियर के बारे में या उसकी डिजीज़ कंडीशंस के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसकी हेल्थ स्टेटस, मेंटल स्टेटस के बारे में हमें पूरा बैकग्राउंड हमें पता चल जाए। तो ये काम आता है हमें पेशेंट्स को अच्छे से जानने में। पेशेंट्स को अच्छे से क्लियर कट हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट्स की कंडीशंस क्या है, उसका फैमिली कैसी है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और उसके बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उसके लाइफ के अंदर उसका जो बिहेवियर का जो कॉज है, वो कॉज को किस फैक्टर्स ने प्रेडिस्पोज किया है। तो ऐसे प्रेडिस्पोजिंग कॉजेज़ या प्राइमरी कॉजेज़ कौन कौन से थे उसके बिहेवियर को अल्टर करने में, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। इसके अलावा हमें पेशेंट्स के बारे में बेसलाइन डाटा कलेक्ट करने के लिए कि उस पेशेंट्स के का जो नियर अबाउट डेटा है, जो बेसलाइन डेटा है पेशेंट्स के बारे में, वो कलेक्ट करने में काम आता है जो हिस्ट्री हम लेते हैं। इसके अलावा जो इससे पहले पेशेंट्स के कोई मेडिकल कंडीशन या सर्जिकल कंडीशन या कोई साइकेट्रिक इलनेस रही है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड कोई आउटकम्स आए हैं, ठीक है ना, पेशेंट ट्रीट हो गया है या नहीं हुआ है, कोई रेमिटेंट सिम्टम रह गए हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो उनको समझने के लिए भी हमें साइकेट्रिक हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत ही वाइटल कंपोनेंट रहता है, हमारा वाइटल ऑब्जेक्टिव रहता है, हमें नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इन नर्सिंग साइकेट्रिक हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमें उस हिस्ट्री को हमारे डायग्नोसिस को क्रिएट करने में। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर ईच इश्यूज़, हम पेशेंट्स को उसके बिहेवियर में जितने भी इश्यूज़ आते हैं उन सब के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं वो विदाउट हिस्ट्री हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं या हम नहीं पहचान पाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हिस्ट्री। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशंस और जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कि पहले जो आज ये प्रॉब्लम पेशेंट्स की जो करंट में या प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है उसमें किस तरह का पेशेंट्स की कंडीशन है, पेशेंट के सिम्टम जो अराइज हो रहे हैं, पेशेंट का बिहेवियर है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। उससे पहले जो पेशेंट बिल्कुल ठीक था, पेशेंट का जो बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मली था, सोशली या कह सकते हैं पर्सनली बहुत नॉर्मल था, उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं आज के और उसके पास्ट के बिहेवियर से। इसके अलावा पेशेंट्स की हम कंडीशंस को, यहाँ पे जो साइकेट्रिक इमरजेंसी कंडीशन होती है, लाइक कोई सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह नहीं है तो हम उसका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन है तो हम इससे रिलेटेड भी हम चीज़ों को पता कर सकते हैं। इसके अलावा टू प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन, अगर हमें हिस्ट्री पता है, हमें पूरा सिम्टम, हमें पूरा बैकग्राउंड पता है, प्रॉब्लम पता है, तो हमें ये प्लान करने में आसानी रहती है कि हमें इनको कौन कौन से इंटरवेंशंस प्लान करने हैं और कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है और समझ लेना है कि हमें पेशेंट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट
कलेक्ट करना होता है तो वो हमें हेल्प करता है। इसके अलावा उसकी पेशेंट की कंडीशंस, फैमिली डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमें हेल्प मिलता है। इसके अलावा उसके डिजीज़ होने के या कह सकते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम होने के पीछे कौन कौन से प्राइमरी और प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स रहे हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा पेशेंट्स का बेसलाइन डाटा हमें मिल जाता है, हम उसके पुराने ट्रीटमेंट के बारे में समझ सकते हैं, उसके क्या आउटकम्स रहे हैं उनको जान सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोसिस को इंटरवेंशन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और पुरानी जितनी भी कंडीशंस, जो पुराना उसका बिहेवियर है उसको कंपेयर कर सकते हैं आज के बिहेवियर से। तो ये सारी चीज़ थी, हम साइकेट्रिक नर्सिंग हिस्ट्री कलेक्शंस क्यों करते हैं। अब डिफरेंट क्या है, जनरली हम आज जनरल हिस्ट्री कलेक्शन करते ही हैं, बट हम इसमें अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन दोनों के बीच में, जनरल हिस्ट्री कलेक्शन और साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन के बीच में, हम ये सारा चीज़ डिफरेंट हमारे दिमाग में फिट कर ले कि ये डिफरेंट किस रूप में है और ऐसा क्या है जो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जो डिफरेंट या कह सकते हैं कि इसको थोड़ा अलग बनाते हैं जनरल हिस्ट्री कलेक्शन से। तो पहला एस्पेक्ट है इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड। जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो जनरल हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर हम डायरेक्टली पेशेंट खुद से करते हैं, सेल्फ पेशेंट से, ठीक है ना। इसके अंदर हमें न तो जनरली किसी रिलेटिव से ज़्यादा पूछने की ज़रूरत पड़ती है, हम डायरेक्टली पेशेंट खुद अपने इनसाइड प्रेजेंट होती है, वो अवेयर होता है और वो अपने आसपास की अपनी कंडीशंस के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में और खुद की कंडीशन के बारे में अच्छे से अवेयर होता है। तो नॉर्मली पेशेंट ही खुद इटसेल्फ हमें बहुत सारा डेटा, और वो एक्चुअल में फैक्चुअल डाटा भी होता है और अच्छा से एक्सप्लेन भी कर लेता है। और जनरल हिस्ट्री में हम मैक्सिमम डेटा किससे कलेक्ट करते हैं, पेशेंट से। बट जब हम साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट आते हैं। अगर पेशेंट न्यूरोटिक है या न्यूरोटिक डिजीज़ से अफेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें पेशेंट्स की इंसाइट और अवेयरनेस कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं सिंपली, वो इंटैक्ट रहती है। तो वो पेशेंट अपने बारे में अच्छे से अवेयर रहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है या मुझे क्या बिहेवियर में कौन कौन सी चीज़ों में दिक्कतें आ रही है, मेरे लाइफ पैटर्न में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पूरे डे शेड्यूल में मुझे क्या क्या फील हो रहा है, मेरे एक्सप्रेशंस में क्या प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं बिहेवियर रिलेटेड वो पेशेंट्स जान लेता है। जब हम साइकोटिक कंडीशंस की बात करते हैं तब हम इंफॉर्मेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए पेशेंट्स खुद पर इतना रिलायबल नहीं रह सकते, क्योंकि साइकोटिक कंडीशन में इनसाइट का थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है और कुछ कंडीशन में बहुत सारी इनसाइट एब्सेंट रहती है। तो उसमें जो पेशेंट हमें बताएगा वो श्योर नहीं रह पाएंगे कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है या मिसलीडिंग है। तो इसके लिए मैक्सिमम हिस्ट्री कलेक्टेड फ्रॉम इन्फॉर्मेंट इन केस ऑफ साइकोसिस, हमें डिपेंड रहना पड़ेगा उन फैमिली मेम्बर्स पर, केयर गिवर पर, या फिर जो इन्फॉर्मेंट है उसके ऊपर, ओनली फॉर साइकोसिस। बट न्यूरोसिस मैक्सिमम हिस्ट्री कलेक्टेड फ्रॉम पेशेंट। दूसरा बड़ा जो एस्पेक्ट जो डिफरेंट है वो है प्रेजेंट एंड पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री का। नॉर्मली हम जनरल हिस्ट्री के अंदर ओनली साइकेट्रिक हिस्ट्री प्रॉब्लम अगर है तो ही हम इंक्लूड करते हैं और फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। और वैसे भी नॉर्मल जनरल हिस्ट्री के अंदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम का इतना ज़्यादा हम मैटर रखता भी नहीं है। बट जब हम साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन की बात करते हैं तो प्रेजेंट की और पास्ट साइकेट्री दोनों बहुत ही वाइटल रोल अदा करती है, ये ध्यान में रखना है। एज वेल एज साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन बट नॉट इन जनरल हिस्ट्री कलेक्शन। फिर बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है फैमिली हिस्ट्री का। अब फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता ही है, आपने जनरल हिस्ट्री कलेक्शन में रहते हैं तब आपने एक चार्ट बनाते हो, फैमिली ट्री बनाते हो, और फैमिली ट्री में अलग अलग शेप के सिंबल्स होते हैं। उन सिंबल्स के थ्रू आप अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट्स को, डेथ हो गई है, मैरिड कौन है, बच्चे बच्ची कौन है, ये सब डिस्क्राइब करते हैं आप, ठीक है ना। बट जब जनरल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तब हम जो चार्ट बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, वो ओनली 2 जनरेशन की बनाते हैं और वो इनफ होती है। बट जब हम साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करते हैं तब ये 3 जनरेशन हिस्ट्री लेनी पड़ती है, यानी 3 पीढ़ियों तक का चार्ट हमें बनाना पड़ता है। मिनिमम 3 तो है ही है, 4 बनाते हैं तो कोई बात नहीं, बट 3 जनरेशन चार्ट टू आइडेंटिफाई द रूट एंड
जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, ताकि हमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ में, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती है लाइक डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, ऐसे केसेस है जिसके अंदर कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस जरूर पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि फैमिली हिस्ट्री, इन जनरल हिस्ट्री हम 2 जनरेशन का लेते हैं, बट साइकेट्रिक हिस्ट्री के हम जब चार्ट बनाते हैं तो 3 हिस्ट्री मस्ट है, ठीक है ना। इट शुड बी राइट और ड्रॉ 3 जनरेशन चार्ट टू आइडेंटिफाई जेनेटिक इन्फ्लुएंस। फिर बात करते हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है ना। अब बिहेवियर प्रॉब्लम जनरल हिस्ट्री में कोई इतना ज़्यादा योगदान होता नहीं है, ठीक है ना, बट अगर कोई है पर्सन को करंट में तो हम उसको लिख लेते हैं, अदरवाइज इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बट इन साइकेट्रिक हिस्ट्री अगर पेशेंट को कोई उसकी पूरी पर्सनैलिटी में या उसकी पूरी एंटायर लाइफ में कोई पर्सनली उसको बिहेवियर प्रॉब्लम है तो वो हमें लिखनी ही लिखनी है। वो हमारे लिए सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन रहता है कि हमें पेशेंट का डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प करता है कि उसकी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम रही है या उसकी पर्सनल हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे प्रेडिस्पोजिंग या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रहे हैं, या उसकी पर्सनल हिस्ट्री में उसकी लाइफ में जो जो भी उसके माइलस्टोन आए हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम रही है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जनरल हिस्ट्री कलेक्शन में हो तो लिखते हैं, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन में बहुत वाइटल सोर्स होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन बात करते हैं प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। अब प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी क्या है? प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी का मतलब है कि जब प्रॉब्लम अराइज हुई या बिहेवियर प्रॉब्लम हुई उससे पहले किस तरह की पर्सनैलिटी थी और प्रॉब्लम अराइज होने के बाद किस तरह की पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। और ये चीज़ जनरल हिस्ट्री कलेक्शन में हम कोई ज़्यादा नहीं देखते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम होती है और फिजिकल प्रॉब्लम को हम मेडिकेशंस और किसी फिजिकल थेरेपी, मेडिकल या सर्जिकल करेक्शन के थ्रू हम ठीक कर लेते हैं। बट इट इज़ असेंशियल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन पेशेंट्स बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ इलनेस। जैसे मैंने बताया कि प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है इन साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ इलनेस। जैसे मैंने बताया आपको कि प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी का मतलब है कि इलनेस होने से पहले और इलनेस होने के बाद दोनों टाइप, मतलब दोनों कंडीशन में बिहेवियर में कौन कौन से डिफरेंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि उसकी इलनेस से ऑनसेट होने से पहले कैसी पर्सनैलिटी थी और ऑनसेट होने के बाद कैसी पर्सनैलिटी है, ताकि हमें पता चल सके कि वास्तव में चेंजेस कैसे कैसे हुए हैं और पुरानी पर्सनैलिटी के आधार पर हम ये डायग्नोस कर सके कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल है कि पेशेंट हिमसेल्फ ए एंजियस पर्सन फ्रॉम चाइल्डहुड might be diagnosed as anxious personality disorder, not to be diagnosed as generalized anxiety disorder, ठीक है ना। यहाँ 2 डिसऑर्डर की बात की जा रही है बेसिकली। इसका मतलब है एक पर्सन है जो चाइल्डहुड से एंग्जियस पर्सन रहा है, ठीक है ना। तो जब हम इसका डायग्नोसिस बनाएंगे ना तब हमें चाइल्डहुड की पर्सनैलिटी को हमें ध्यान में रखते हुए उसका डायग्नोसिस एंजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बनाना है, न कि उसको जनरलाइज डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर से बना के हम उसको डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस है इसके अंदर। ये ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन मेनली जो साइकेट्री में कलेक्ट करते हैं वो इन्फॉर्मेंट से करते हैं रादर देन डायरेक्ट सेल्फ पेशेंट। इसके अलावा प्रेजेंट और पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री वाइटल कंपोनेंट रहता है। फैमिली हिस्ट्री में हम 3 जनरेशन का चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमारे लिए वाइटल रोल होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस के लिए। इसके अलावा प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी भी हम असेस करते हैं इन साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन। तो ये बेसिकली डिफरेंस था आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से समझ लेना है और ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है हमारे बेसिक फॉर्मेट पर कि हम साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन के लिए फॉर्मेट कैसा होता है। तो फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसा नॉर्मली हम जनरल साइकेट्रिक हिस्ट्री के लिए जनरली मेडिकल हिस्ट्री के लिए हम कलेक्ट करते हैं वैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ एक चेंजेस है जिनको अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। जो चेंजेस है बहुत ही वाइटल चेंजेस है और वो बहुत ही वाइटल पॉइंट्स है और वो वाइटल पॉइंट्स ही हमें डायग्नोसिस बनाने में, हमारे पेशेंट्स की नीड को समझने में, पेशेंट्स की केयर की प्लानिंग करने में, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने में हमारे लिए बहुत वाइटल रोल। और बेसिकली हमें साइकेट्रिक में डायग्नोसिस बनाने के लिए हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम विदाउट साइकेट्रिक हिस्ट्री डायग्नोसिस को नहीं बना पाते हैं और ये वाइटल रहता है क्योंकि हमारे पास दूसरे जितने भी एलिमेंट्स है लाइक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन है, न्यूरो इमेजिंग है,
ठीक है ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उससे उतना क्लियर नहीं हो पाता है कि पेशेंट्स को बिहेवियरल प्रॉब्लम कितनी है, कौन सी है, क्या है। सो हमें डिपेंड रहना पड़ता है साइकेट्रिक हिस्ट्री पर। तो साइकेट्रिक हिस्ट्री का बेसिक फॉर्मेट में जो चेंजेस है उसको डिस्कस करते हुए हम इसका फॉर्मेट समझते हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि हमें पहले पहले हिस्ट्री कलेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है पेशेंट का आइडेंटिफाइंग डाटा, कि हम पेशेंट को कैसे जानेंगे। तो उसका डेमोग्राफिक डेटा होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका आइडेंटिफाइंग डेटा क्या होता है। तो आइडेंटिफाइंग डेटा क्या कह सकते हो या डेमोग्राफिक डेटा कह सकते हैं। और ये सबको पता ही है कि ये किस तरह से लिखते हैं, जिसमें पर्सन का नाम आएगा या नेम ऑफ द पेशेंट आएगा, उसकी एज आएगी, उसका जेंडर आएगा, उसका एजुकेशन स्टेटस आएगा, ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है ना, हॉस्पिटल का इन पेशेंट नंबर क्या है, ओपीडी में है तो ओपीडी नंबर क्या है, कौन से वार्ड में इन पेशेंट में है तो कौन से वार्ड में है, कौन सी यूनिट में है, पर्सन की मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैरिटल स्टेटस इट सेल्फ आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा पर्सन की नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, और डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन। इसके अलावा पर्सन का डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस कंफर्म डायग्नोसिस है या अभी जो प्री डायग्नोसिस है वो कंडीशंस है। इसके अलावा डॉक्टर इंचार्ज कौन है, पेशेंट का एड्रेस क्या है, और नेक्स्ट और लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इन्फॉर्मेंट, नेम एंड रिलेशनशिप हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है जनरल हिस्ट्री कलेक्शन से, जो डिफरेंट करती है इस फर्स्ट पॉइंट में इन डेमोग्राफी ऑफ डेटा में। ठीक है ना, कि हम जो ये सारा डेटा ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं, पेशेंट से ले रहे हैं या किसी इन्फॉर्मेंट से ले रहे हैं या किसी केयर गिवर से ले रहे हैं या किसी फैमिली मेम्बर से ले रहे हैं, तो उसका नाम क्या है और उसका पेशेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है ना। फिर सेकंड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है, जो जनरल हिस्ट्री में नहीं मिलता है, वो मिलता है रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट हु इज़ गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स इलनेस, कि जो इन्फॉर्मेंट या जो व्यक्ति, इन्फॉर्मेंट का मतलब वो पर्सन जो हमें पेशेंट्स के बारे में टोटल हिस्ट्री अवेलेबल करवाता है, तो अब उसकी रिलायबिलिटी क्या है, क्या वो सही बोल रहा है या अपने मन से कह रहा है या पेशेंट्स को ज़बरदस्ती किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए आया है, तो उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन करेक्ट लेनी पड़ती है। तो उसकी रिलायबिलिटी चेक करने का कुछ क्राइटेरिया रहता है। तो उस क्राइटेरिया के अंदर हम ये देखते हैं कि पहला तो उस पेशेंट्स का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है ना, कि पेशेंट के साथ में उसका रिलेशनशिप क्या है। अगर क्लोज रिलेशनशिप है तो ये भी ध्यान में रखना है कि कम से कम वो 2 साल के लिए, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन शुड हैव क्लोज रिलेशनशिप विद पेशेंट, शुड बी लिविंग टुगेदर विद द पेशेंट्स फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। ये पहला क्राइटेरिया है कि कोई भी पेशेंट अगर कैसा भी है, उनका इन्फॉर्मेंट जो भी है वो कम से कम 2 साल से उसके साथ में रहा हो, साथ साथ में टुगेदर विद द पेशेंट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। इसके अलावा इन्फॉर्मेंट खुद को कोई कम्युनिकेशन डेफिसिट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक तो 2 साल का याद रखना है, ठीक है ना, कि मिनिमम 2 ईयर। ठीक है, दूसरा उसको कोई कम्युनिकेशन डेफिसिट नहीं होना चाहिए, लाइक हियरिंग लॉस है, ठीक है ना, ठीक है, इसके अलावा विज़न है, ठीक है ना। अगर उस पर्सन को जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको ऑलरेडी हियरिंग लॉस है या उसको ऑलरेडी कह सकते हैं कि उसको विज़न लॉस है, तो वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा इन्फॉर्मेंट शुड बी साउंड माइंडेड पर्सन जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो खुद किसी न किसी मेंटल इलनेस से सफ़र नहीं होना चाहिए, नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इलनेस। ठीक है ना। और चौथा और लास्ट क्राइटेरिया होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द इन्फॉर्मेंट शुड बी रिलायबल एंड एडिक्वेट। जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एडिक्वेट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी में 4 क्राइटेरिया याद रखना है। एक तो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, दूसरा 2 साल तक साथ में रहने वाला होना चाहिए, पहला क्लोज रिलेटिव, दूसरा 2 साल साथ में रहने वाला, और तीसरी बात है कि उसको कोई ना कोई हियरिंग या विज़न लॉस नहीं होना चाहिए, और चौथी बात उसको किसी भी तरह की कोई मेंटल इलनेस नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में याद रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए और साथ साथ में एडुकेट होनी चाहिए, ताकि हमें पेशेंट्स के बारे में डिटेल में हमें पता चल जाए। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम इसमें। पहला हो गया डेमोग्राफिक डाटा, दूसरा इन्फॉर्मेंट के बारे में रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, और तीसरा है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, या कह सकते हैं
कि चीफ कंप्लेंट क्या है, कौन सी कंप्लेंट से या कौन सी प्रॉब्लम से हम जो पेशेंट है वो हमारे पास आया है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमें डिटेल में डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको हम जो कह सकते हैं कलेक्ट करेंगे, वो ड्यूरेशन के साथ में कलेक्ट करेंगे कि कौन सा सिम्टम कितने दिनों से आ रहा है, ठीक है ना। ये सब देश में देखते हैं। तो जब हम चीफ कंप्लेंट की बात करते हैं ना, तो चीफ कंप्लेंट हम दो तरह से करते हैं। एक कि एज एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट, ठीक है, और दूसरा होता है कि कोई रिलेटिव या इन्फॉर्मेंट हमें बता रहा है। जब बात करते हैं कि जो अभी की जो प्रेजेंट कंप्लेंट है, ठीक है ना, वो पेशेंट खुद बता रहा है, तब हमें याद रखना है, जो बेसिक चीज़ है वो याद रखनी है, यूज़ द टेक्निक ऑफ वर्बेटिम या वर्बेटिज्म, ठीक है ना। ये याद रखनी बहुत ज़रूरी है। अभी वर्बेटिम क्या होता है? जब वर्बेटिम की बात करते हैं ना, तब बात आता है कि हमें जो पेशेंट आया, मान लो पेशेंट हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल में आते ही आईपीडी में आया, आईपीडी में जब हम उसको रिसीव कर रहे हैं और असेस कर रहे हैं, तब पेशेंट से जब हम उसकी चीफ कंप्लेंट पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तब पेशेंट्स हमें वो सारी चीज़ें बताता है। तब हमें वो सारी चीज़ें विद द यूजिंग ऑफ वर्बेटिज्म टेक्निक, ठीक है ना, मतलब राइट द पेशेंट्स कंप्लेंट एग्जैक्टली इन द सेम वर्ड्स एज वर्बलाइज्ड बाय द पेशेंट और इन्फॉर्मेंट। जो भी हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको एज इट इज़ सेम वर्डिंग्स में हमें राइट डाउन करना है, ठीक है ना। वो होता है वर्बिटिज्म। मतलब पेशेंट ने जिस सीक्वेंस में बोला है उसी सीक्वेंस में हमें भी लिखना है। लाइक एन एग्जांपल, पेशेंट कह रहा है कि आई एम अनएबल टू स्लीप प्रॉपरली फॉर लास्ट 10 डेज, तो हमें भी ऐसे लिखना है कि आई एम पेशेंट अनएबल टू स्लीप प्रॉपरली फॉर लास्ट 10 डेज, ठीक है ना। ड्यूरेशन का याद रखना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भूलना मत इस चीज़ को। या इस चीज़ से कह सकता है कि मुझे पिछले 7-8 दिनों से कुछ आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही है, या मैं पिछले 3 दिनों से मेरी भूख बिल्कुल गायब हो गई है, ठीक है ना, मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती पिछले 3 दिनों से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें विथ ड्यूरेशन हमें लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा हम जो भी कंप्लेंट लिख रहे हैं वो कंप्लेंट हमें किस हिसाब से लिखनी है, तो हमें लिखनी है जो कंप्लेंट की ड्यूरेशन लॉन्ग है वो पहले लिखनी है, और जो कंप्लेंट छोटी है या शॉर्ट में है, इनकी ड्यूरेशन शॉर्ट में है, वो हमें बाद में लिखनी है। तो ऑर्गेनाइज करना है या राइट करना है, तो हमें चीफ कंप्लेंट इस मैनर में लिखनी है कि जो लॉन्गर ड्यूरेशन वाली है वो रिटर्न फर्स्ट एंड शॉर्टर ड्यूरेशन एट द लास्ट, ठीक है ना। तो जो चीफ कंप्लेंट है वो दो तरीके से लिखेंगे, एक पेशेंट जो करेगा उसको वर्बेटिज्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और दूसरा जो पेशेंट के जो रिलेटिव है उसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, डेमोग्राफिक डेटा लिख लिया, उसके बाद में हमने इन्फॉर्मेंट की रिलायबिलिटी चेक कर ली, उसके बाद में हम पेशेंट्स की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उसको विद ड्यूरेशन हमने नोट कर दिया। देन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब जो हमें पेशेंट जो हमें प्रॉब्लम बता रहा है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पूरा डेटा कलेक्ट करना है। अब ये डेटा कलेक्ट करने का जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट भी इसका यही है, ठीक है ना। अब वो कैसे याद रखना है आपको, वो याद रखना है आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हमें देखना है कि जो प्रेजेंट इलनेस है उसका ऑनसेट कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है ना। तो हम इसको ऑनसेट को देखते हैं 3 चीज़ों के अंदर। ऑनसेट कैसे हुआ तो उसको 3 चीज़ों में देखते हैं। पहला है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब है कि अगर सिम्टम लास्ट 48 आवर्स के अंदर अराइज हुए हैं, ठीक है ना, तो क्या है, एब्रप्ट है, ठीक है ना। अगर सिम्टम अकर विद इन 2 वीक्स, तो वो किस में आएंगे, एक्यूट के अंदर आएंगे, ठीक है ना। और अगर सिम्टम जो है वो अकर्स फ्रॉम द सेवरल वीक्स टू मंथ्स लग रहे हैं, तो वो किस में आएगा, इंसीडियस में आएगा, ठीक है ना। तो पेशेंट्स का जो प्रेजेंट इलनेस है उसका ऑनसेट कैसे हुआ है उसको हम 3 चीज़ों में देखते हैं। एब्रप्ट मतलब 48 आवर्स, ठीक है ना, विद इन 2 वीक्स, 2 वीक्स हो गए हैं, ठीक है ना, तो एक्यूट, और उससे वीक्स टू मंथ्स लग रहे हैं तो इंसीडियस, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी की बात करते हैं तो जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जब इलनेस स्टार्ट हुई, तब से लगाकर अब तक जो इंटेंसिटी कैसी रही है उसको देखते हैं।
तो वो रहती है इंटेंसिटी सेम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है ना, कि जब से स्टार्ट हुआ तब से वही इंटेंसिटी है या और ज़्यादा बढ़ गई है या सिम्टम बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसके अलावा कितना ड्यूरेशन हो गया है, कि दिन हुए हैं, वीक्स हुए हैं, मंथ होंगे। इसके अलावा जो एपिसोड्स के रूप में हो रहा है या जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस है, तो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो कंटिन्यूस है, एपिसोड है, उसको हम लिखते हैं। इसके अलावा कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है या नहीं है, अगर है तो उसको हमें डिस्क्राइब करना है। या इसके अलावा पेशेंट्स कोई मेडिकेशंस के साथ में अटैच तो नहीं है, किसी तरह का कोई मेडिकेशंस का कंटिन्यूसली ले तो नहीं रहा है, एडेयर तो नहीं है, वो भी हमें चीज़ को लिखना है। इसके अलावा जो करंट एपिसोड, जो अभी अभी जिस एपिसोड की वजह से हम हॉस्पिटल में हैं, वो कब स्टार्ट हुआ, कि 4 घंटे पहले शुरू हुआ, 10 दिन पहले, 10 घंटे पहले शुरू हुआ या आधे घंटे पहले शुरू हुआ, तो उससे रिलेटेड। लाइक जैसे मैंने पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो उसको घर वाले या रिलेटिव उसको हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड करंट एपिसोड की हिस्ट्री हमें लेनी है। इसके अलावा वो जो प्रेजेंट इलनेस तो है, जो है ही है, इसके अलावा उस पेशेंट में इसके साथ में कोई एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस तो नहीं है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना, तो वो भी हमें नोट करनी है। लाइक स्लीप पैटर्न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी एपेटाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर्स कैसे हैं उसके, वो भी नोट करने हैं। उसकी सोशल फंक्शनिंग, परिवार में, आस पड़ोस में, समाज में वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, सोशल फंक्शनिंग देखनी है। प्रॉब्लम फेस्ड इन ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, जहाँ पर वो जॉब करता है, ठीक है ना, वहाँ पर उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर उसका कैसा बिहेवियर है, वो भी उसको देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि इसके अंदर प्रेजेंट इलनेस के बारे में हमें देखना, ऑनसेट देखना है, इंटेंसिटी देखनी है, ड्यूरेशन देखनी है, कोर्स देखना है, कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तो नहीं है लाइफ में, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसा क्राइसिस तो नहीं हो गया है, वो देखना है। इसके अलावा करंट एपिसोड की हिस्ट्री लेनी है डिटेल में। इसके अलावा कोई एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस है तो वो भी हमें इसके अंदर कलेक्ट करना है। फिर बात आ जाती है पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री की या पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, जो अभी जो प्रेजेंट इलनेस है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कोई पास्ट में कोई एपिसोड या उससे पहले कोई एब्रप्टली कोई एपिसोड तो नहीं रहा है, उससे रिलेटेड कोई इलनेस तो नहीं है, या पास्ट में कोई ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही किसी और डिसऑर्डर की, ठीक है ना। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये हम वैसे भी पैसे जनरल जो हिस्ट्री कलेक्शन रहता है हमारा, उसमें भी लेते ही हैं। तो पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस इंक्लूड मेडिकल इलनेस एंड पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। अब पास्ट मेडिकल इलनेस में हम जानते हैं कोई भी उसको मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, फीवर, एपिलेप्सी एटसेट्रा अगर कोई रहा है, ठीक है ना, या इससे पहले कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहा है, कोई ट्रीटमेंट लिया है, ठीक है ना, या अभी भी कोई मेडिसिन कंटिन्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है ना, या पेशेंट किसी ड्रग पर एडिक्ट तो नहीं है, एल्कोहलिक तो नहीं है, एल्कोहल कंज्यूम तो नहीं करता है, ओपियोइड कंज्यूम तो नहीं करता है, ठीक है ना, या पेशेंट कोई सर्जरी के लिए तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट उसने नहीं लिया है, ठीक है ना, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, तो वो सारी अपन चीज़ें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर या पास्ट मेडिकल इलनेस के रिलेटेड हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री की, जो सेकंड हमारा पॉइंट है, ठीक है ना, कि पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री क्या है उस समय। ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर तो हमने देख लिया कि पुरानी जो कोई ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन वगैरह प्रॉब्लम है कि नहीं है, ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, कोई पुरानी प्रॉब्लम का हॉस्पिटलाइज तो नहीं रहा है, कोई मेडिकेशंस कंटिन्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है ना, उस रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो लिखनी है अपने को। फिर बात करते हैं पास्ट, जो सेकंड हमारा पॉइंट है, पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री। पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री के अंदर रहता है कि पेशेंट ऑलरेडी कोई पहले पास्ट में कोई मेंटल इलनेस से सफ़र्ड तो नहीं रहा है, कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट पहले हुआ है नहीं हुआ है, वो देखना है, ठीक है ना, ये क्या पर्टिकुलर किसी साइकेट्रिक इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज तो नहीं रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रायर में कोई ईसीटी वीसीटी तो नहीं ली है, कोई साइकोलॉजिकल थेरेपी वगैरह तो नहीं ली है, तो इस तरह की कोई भी हिस्ट्री है तो वो हमें कलेक्ट करनी है। देन हम पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री की तो बात कर ही रहे थे, जो नॉर्मली हम लेते हैं कि पास्ट में सर्जरी हुई है रिलेटेड टू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या अदर कोई बॉडी ऑर्गन रिलेटेड, ठीक है ना। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो याद रखनी है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, ठीक है ना। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हम किसकी लेंगे, ओनली और ओनली जो फीमेल पेशेंट है। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के अंदर जो फीमेल है उससे रिलेटेड हम ऑब्स्टेटिक्स रिलेटेड हिस्ट्री रहते हैं, लाइक एन प्रेगनेंसी, कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कोई अबॉर्शन रहा है, मिसकैरेज हुआ है, लाइव बर्थ है, स्टील बर्थ है, ठीक है ना,
अगर कोई लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो हम सारी ऑब्स्टेकल हिस्ट्री में लेते हैं। ये ओनली फॉर फीमेल पेशेंट है तो उनके लिए करते हैं। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री, ठीक है ना। और इसके बारे में आप डिटेल में जानते ही हैं कि फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री को हम जैसे जनरल हिस्ट्री के अंदर हम जीनोग्राम से ड्रॉ करते ही हैं, ठीक है ना। बट जब बात आती है, ठीक है ना, साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन में, तब हम 3 जनरेशन मस्ट इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, किसी भी जीनोग्राम के अंदर। जब हम फैमिली का चार्ट बनाते हैं तब हम 3 जनरेशन का हम इंक्लूड करते हैं डेटा, ठीक है ना। अब वो आपको नॉर्मली बनाना आता ही है तो उसके लिए अब मैं डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं कैसे बनता है, ठीक है ना। और वैसे जनरली आप ऐसे इस तरह से बनाते ही हैं, ठीक है ना, कि इसके जो भी चीज़ें हैं, पेशेंट ये है, ठीक है ना, या इस तरह से आप नॉर्मली बनाते ही हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ बताने की ध्यान ही है तो इतना अपन बात नहीं करते हैं। जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नई है वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि कुछ जो डिटेल आपको दी जा रही है, जो सिंबल्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वो आपको मैं शो कर लेता हूँ। आपको इस टेबल में आपको मिल जाएंगे कि मेल फीमेल प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है बिटवीन, तो हम इस तरह से शो करते ही हैं। जैसे ये प्रेग्नेंट फीमेल है और इसका रिलेशनशिप है विथ देयर हस्बैंड, ठीक है ना। तो ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो शो करती है रिलेशनशिप को, ठीक है ना। अगर फीमेल डाइड हो गई है तो क्रॉस का अराउंड देन क्रॉस, ठीक है ना। मेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, ठीक है ना। कंसेंजेनियस मैरिज है। कंसेंजेनियस मैरिज का मतलब है कि ब्लड रिलेटिव है, कोई भाई बहन है तो आपस में शादी कर ली है तो उसके लिए डबल लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मल डाइवोर्स हुआ है तो सिंगल लाइन के ऊपर क्रॉस, ठीक है ना। अगर कंसेंजेनियस मैरिज और उसका डाइवोर्स हुआ है तो डबल लाइन पे क्रॉस, ठीक है ना। फिर याद रखना है कुछ ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। एडॉप्टेड इन द फैमिली, अगर कहीं पर किसी फैमिली ने किसी पर्सन को गोद लिया है, एडॉप्टेड है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर अपन रिलेशन बताते हैं कि ये फादर है, ये मदर है और इन्होंने एक कह सकते हैं कि एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया है। तो जब अडॉप्ट करने की बात आती है तो हम कुछ इस तरह से शो करेंगे, ठीक है ना, डॉट डॉट से, और इसके बाद में ये ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है ना। और वो कब बनाएंगे, जब हम किसी फैमिली के अंदर से लेते हैं, जैसे चचेरे माँ मेरे भाई को अडॉप्ट किया है तो इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। अगर हम किसी को फैमिली के बाहर से करते हैं तो इस तरह से करेंगे, उसके अंदर इस तरह का रिलेशन नहीं रहेगा, उसके अंदर लाइन ये सीधी रहेगी। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो हम इस तरह से शो करेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विन्स है तो इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने का मतलब है सेक्स सेम रहता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में और डाइजाइगोटिक में कोई कन्फर्मेशन नहीं रहती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कई हमारी फैमिलीज़ के अंदर इमोशनल बॉन्डिंग होती है दो जनों के बीच में, जैसे मदर डॉटर के बीच में है, फादर डॉटर के बीच में है, ठीक है ना, माँ और बेटे के बीच में है। तब अब इस तरह से डॉट 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 से उन दोनों को क्या करते हैं, बीच के अंदर उसको ले आते हैं, ताकि हमें ये शो हो सके कि इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है और इन दोनों का आपस में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो हो सकता है हमें हिस्ट्री में ये मिलेगी कि अगर किसी एक पर्सन की डेथ होती है तो उसका इमोशनल और बैड इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है और अगर वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल इफेक्ट है तो डॉट 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 से उसके साथ में वाइफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, ये हम उसको शो कर सकते हैं। तो ये सारे जो सिंबल्स है वो थोड़े बहुत नए हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से, जो हमारे ड्रॉ करने में काम आएंगे। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री के अंदर टाइप ऑफ फैमिली हम देखते हैं, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड फैमिली है, ठीक है ना, ये चीज़ देखते हैं। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल जो हमारी जनरल हिस्ट्री रहती है उससे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मतलब कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे ही बनता है, क्योंकि हम इसमें वो हिस्ट्री डेटा कलेक्ट करते हैं जो नॉर्मली हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हम पर्सन की इन्फेंसी से लगाकर आज तक की टोटल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। जब से उसका कह सकते हैं कि वो जब से जाइगोट फॉर्म हुआ था तब से लगाकर आज तक जब प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में आया तब से उसका
पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, जो जनरल हिस्ट्री में इम्पॉसिबल रहता है। और वैसे भी पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट लेवल रहता है कि हम कैसे ये कलेक्ट करें, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इनको पर्सनल हिस्ट्री को कुछ 9 सब पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। इन्फेंसी ये जानते हैं इन्फेंसी पीरियड क्या होता है, इन्फेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। इतना बता रहा हूँ कि हम इन्फेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यह कह सकते हैं कि उसकी बर्थ रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है ना वो हम चेक करते हैं। बर्थ हिस्ट्री के अंदर हम या इन्फेंसी हिस्ट्री के अंदर हम चेक करते हैं उसकी प्री नेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल हिस्ट्री। प्री नेटल का मतलब बर्थ से पहले, ठीक है ना, कि बर्थ से पहले मदर जब प्रेग्नेंट थी या खुद वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में था, तब मदर कोई रेडिएशन एक्सपोजर तो नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए। इसके अलावा जब डिलीवरी हुई थी, कौन से टाइप की डिलीवरी हुई, सिजेरियन हुई, नॉर्मल हुई, वैक्यूम हुई, फोर्सेप हुई। जैसे 3 इडियट के अंदर वैक्यूम डिलीवरी वाला एक सीन है लास्ट में, ठीक है ना। तो क्या उस तरह से तो डिलीवरी नहीं हुई है, ठीक है ना। या डिलीवरी के जस्ट बाद में कोई न्यूनेटल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या डिलीवरी के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हम पोस्ट नाइटल देखते हैं कि उसके नॉर्मल माइलस्टोन रहे या नहीं रहे। देन इसके बारे में हम और डिटेल में लेते हैं कि जब पर्सन का जब बर्थ हुआ था तब वो नॉर्मल वेट वाला था कि नहीं था। आफ्टर जैसे ही डिलीवरी हुई और जैसे ही बर्थ हुआ उसने प्रॉपर टाइम पर क्राई किया कि नहीं किया, ठीक है ना। यह कह सकते हैं कि मदर की उस टाइम कंडीशंस क्या क्या थी, उसने जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो प्रॉपर ली नहीं ली, या ब्रेस्ट फीड लिया या बॉटल फीड लिया, ठीक है ना। उसके जितने भी चाइल्डहुड के जो माइलस्टोन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स थे वो उसने प्रॉपरली यूज़ किए कि नहीं किए, वो सारी चीज़ें इन्फेंसी के अंदर अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेंसी के अंदर हम जो चीज़ें रहती है वो रहती है बर्थ, ठीक है ना। बर्थ से लगाकर चाइल्डहुड तक जो भी चीज़ें उसके लाइफ में रही है, ठीक है ना। बर्थ मतलब बर्थ तो खुद का भी हुआ, साथ में मदर कंडीशंस को भी हम इवोल्यूएट करते हैं इसमें। और वहाँ से लगाकर चाइल्डहुड तक जितने भी एस्पेक्ट रहे हैं उन सबको हम अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइबली रिटर्न करते हैं। देन बात करते हैं चाइल्डहुड में। तो जैसे ही चाइल्डहुड वाली कंडीशन आती है तो हम अब थोड़ा एक्सटेंड हो जाते हैं उसके बिहेवियर को या रिलेशनशिप को लेते हैं उसके पेरेंट्स के साथ में, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में किस तरह का रिलेशनशिप है, ठीक है ना। इसके अलावा चाइल्डहुड में वो पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोचते थे, ठीक है ना, कि पेरेंट्स उसके साथ में अच्छे से अफेक्शनेट थे, पेरेंट्स पे ट्रस्ट करते थे, ठीक है ना। वो खुद कैसा एक्टिव था कि नहीं था, ठीक है, या वो शाई था, ठीक है ना, इरिटेबल था, डिस्टेंट था, इजीली डर जाता था, सेल्फिश था, अग्रेसिव चाइल्ड था, ठीक है ना। तो ये सारी किस्में हम चाइल्डहुड हिस्ट्री में कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड में कोई उसको एनोरेसिस की प्रॉब्लम तो नहीं थी, ठीक है ना। जो नाइटमेयर वगैरह है, नेल बाइटिंग है, थंब शकिंग है, इसके अलावा कोई छोटा मोटा फोबिया तो नहीं था उसको। वो सारी चीज़ें अपन इसमें कलेक्ट करते हैं चाइल्डहुड हिस्ट्री में, ठीक है ना। अगर उसको ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम थी तो उसने कैसे उनको ओवरकम किया, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चाइल्डहुड में उसको पेरेंटल अफेक्शन मिला कि नहीं मिला, माता पिता का प्यार मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई टॉर्चर वॉर्चर तो नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें अपन इसकी में कलेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है ना। अब इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड के अंदर जैसे चाइल्डहुड ड्यूरेशन में टाइम कोई न्यूरोटिक डिसऑर्डर तो नहीं हुआ, लाइक सीजर्स, एपिलेप्सी, ठीक है ना, इस तरह का कोई डिसऑर्डर तो नहीं हुआ, या कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ लाइक मेनिंजाइटिस वगैरह है, ठीक है। या जो बेबी है या जो खुद पर्सन है बचपन में कभी माल नरिश तो नहीं रहा। देन उसके बाद में जब चाइल्डहुड से थोड़ा बड़ा होता है, 4-5 साल का हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जैसे वो स्कूलिंग या उसका जो एजुकेशन शुरू होता है, तब एजुकेशन जैसे ही शुरू होता है, ठीक है ना, एजुकेशन शुरू होते ही उसका जो हिस्ट्री है वो कलेक्ट करते हैं। तो कौन सी एज में उसने स्कूल ज्वाइन करी, ठीक है ना, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी थी, रिलेशनशिप कैसे थे दोस्तों के साथ में, जो भी पीयर ग्रुप है उसके साथ में रिलेशनशिप कैसे थे,
ठीक है, उसका अटेंशन कैसे था, अटेंशन डेफिसिट तो नहीं था, ठीक है ना, लर्निंग एक्टिविटीज़ कैसी थी, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं थी, जैसे आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, ठीक है ना, चाइल्डहुड के अंदर कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, ठीक है ना, या उसका एजुकेशन कंटिन्यू था या एजुकेशन डिसकंटिन्यू तो नहीं रह गया, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर स्कूल हिस्ट्री के अंदर कलेक्ट करते हैं। देन बात करते हैं एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में बेसिकली एडोलेसेंस के अंदर इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं और उनके लिए पर्सन में बहुत सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके दौरान कुछ बिहेवियर चेंजेस भी होते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग तरह से फिजिकल चेंजेस भी होते हैं मेल में, फीमेल में, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अराइज होते हैं, तो उनसे वो तैयार था कि नहीं था उस टाइम में, थोड़ा बहुत इमोशनल चीज़ें भी डिस्टर्ब होती है, तो उनसे रिलेटेड हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एडल्टहुड में जब पर्सन कॉलेज लेवल में आ जाता है या कह सकते हैं कि पर्सन अपना ऑक्यूपेशन भी स्टार्ट कर लेता है, तो वो हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि उसकी कॉलेज लेवल की परफॉर्मेंस क्या थी, उसका एजुकेशन लेवल क्या था, ठीक है ना, अगर जॉब कर रहा है तो पेशेंट्स का वर्किंग प्लेस पर बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, जॉब से सेटिस्फाइड है कि नहीं है। इसके अलावा वो पेशेंट ने कब मैरिज किया, ठीक है ना, पेशेंट्स के बच्चे है कि नहीं है, ठीक है ना, वो सारे ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, एडल्टहुड की हिस्ट्री हम कलेक्ट करते हैं। देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ओनली फॉर फीमेल, ठीक है ना, कब स्टार्ट प्यूबर्टी का, जब प्यूबर्टी जो मेनार्की है, ठीक है ना, या कोई डिस्मेनोरिया टाइप की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम तो नहीं है, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, वो रिलेटेड नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस का हिस्ट्री अपन लेते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हिस्ट्री रहता है कि अगर कोई जैसे पर्सन को नॉलेज है कि नहीं है अबाउट खुद के सेक्स के बारे में या अपने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है ना, या उसकी जो सेक्सुअल हिस्ट्री है उसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तो नहीं है, ठीक है ना, और अगर वो बता नहीं रहा है, अगर है तो हमें इन्फॉर्मेंट से उसको कलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा मेन मोटो रहता है वो रहता है लास्ट में फैमिली पर्सनल हिस्ट्री में मैरिटल हिस्ट्री निकालने का। उसके अंदर हम जो उसके स्पाउस है यानी जो हस्बैंड और वाइफ है उसके नेम, एज, एजुकेशन, उसका एक्यूपेशन क्या है, कितनी ड्यूरेशन से वो साथ साथ में है, मतलब मैरिड की लाइफ कितनी हो गई है, उनकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, ठीक है ना, कितनी शादियाँ की है, नंबर ऑफ मैरिज कितने थे, सिंगल मैरिज है या ऑलरेडी डाइवोर्स्ड है या डाइवोर्स होने के बाद मैरिज की है, विडो होने के बाद मैरिज करी है, तो वो सारी चीज़ हमें रखनी है। इसके अलावा दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, बॉन्डिंग रिलेशनशिप है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, जो डिफरेंट बनाती है नॉर्मल जनरल हिस्ट्री कलेक्शन से साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन को, क्योंकि हम यहाँ से जाइगोट पीरियड से लगाकर उसके बर्थ, फिर उसके चाइल्डहुड, ठीक है, और फिर उसकी कह सकते हैं कि स्कूलिंग, कॉलेज, पीयर ग्रुप, पेरेंट के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, सोसाइटी में अपने आस पड़ोस में कैसे रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स कितने हैं, फ्रेंड्स किसकी, जो भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट कैसा है उसका, वो सारा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है साथ में उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, जॉब रिलेटेड, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री और मैरिटल हिस्ट्री। फिर एक बात आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी क्या होती है, तो हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं चेंज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ एन इलनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द personality before an onset of illness, aims to rule out the changes occurred in behavior of individual after illness। तो ये प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है जो प्री इलनेस और पोस्ट इलनेस में क्या क्या चेंजेस हुए और अब इलनेस होने के बाद में उसका मूड कैसा रहता है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ठीक है ना, इसके अलावा उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका अब इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड किस तरह से रहा है, ठीक है ना, अब वो क्लोजली रिलेटिव के साथ में किस तरह का बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। तो हमने ये डिटेल्ड इसको समझ लिया है कि ये सारी चीज़ें क्या है साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन के फॉर्मेट में। तो हम एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं कि जब हम स्टेप्स की बात करते हैं या फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम पहले लेते हैं डेमोग्राफिक डेटा या आइडेंटिफाइड डेटा।
फिर डेटा में हम देखते हैं लास्ट में इन्फॉर्मेंट कौन है, उसका नाम क्या है और उसकी रिलायबिलिटी क्या है, तो वो हम क्राइटेरिया चेक करते हुए हम सारी चीज़ लिखते हैं। फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या चीफ कंप्लेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना, उसको हम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड लिखते हैं, विद ड्यूरेशन लिखते हैं। फिर पास्ट जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है वो हम चेक करते हैं, उसका ऑनसेट, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कोर्स, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, करंट एपिसोड का हिस्ट्री और जो भी मेडिकल या कंडीशन एसोसिएटेड हो। इसके बाद में पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट मेडिकल सर्जिकल दोनों लेते हैं। इसके अलावा पास्ट साइकेट्रिक हिस्ट्री रही है, हॉस्पिटलाइज रहा है, थेरेपी ली है, ट्रीटमेंट लिया है, तो वो इंक्लूड करते हैं। फिर ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री लेते हैं, अगर पेशेंट फीमेल है तो उसके ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री में जीनोग्राम बनाते हैं। जीनोग्राम ध्यान रखना है कि कम से कम 3 जनरेशन से 4 जनरेशन का होना चाहिए और विथ दीज सिम्बल्स, ठीक है ना, ये सारे सिम्बल्स हमें यूज़ करते हुए ये करना है। बाद में पर्सनल हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक याद रखने हैं कि हमने पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, स्कूलिंग एजुकेशन, उसकी एडोलेसेंस, ठीक है ना, एडल्टहुड, ऑक्यूपेशन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री और मैरिटल हिस्ट्री, ठीक है ना। उसके बाद में प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। तो होप आप आशा है आप सबको थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसको एक दो बार रीड करना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ग्रुप में या पर्सनली मुझे मैसेज कर लेना। इसको अपन नेक्स्ट जो भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे और फिर हम इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अपन रीड करेंगे। तो थैंक यू।